मैं बार बार कहता हूं, एक पत्रकार ने हमको पूछा कि क्या होगा गुजरात के चुनाव में। हमने कहा कि गुजरात के चुनाव में सिर्फ दो चीज हो सकता है। गुजरात के चुनाव में तीसरा कुछ नहीं होगा। गुजरात के चुनाव में या तो 27 साल से जो चल रहा है वही 5 साल और चलेगा, अन्यथा दूसरा चीज ये होगा जो 27 साल में चल रहा है उस पर विराम लगेगी और गुजरात में परिवर्तन होगा। गुजरात में ये होने जा रहा है। और ये जो दो लोग हैं, ये दो तरह के सोच के लोग हैं। एक सोच वो है जो ये कहता है कि मोरबी में जो घटना हुई उस घटना के लिए सरकार की कोई जवाबदेही नहीं। एक वो लोग हैं, एक उस सोच के लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनको लगता है कि मोरबी में जो घटना हुई उसमें सरकार की लापरवाही है। और ये जो सरकार की कोई जवाबदेही और सरकार की लापरवाही मानने वाले जो दो सोच हैं उनको फैसला लेने की जरूरत है। और आप जानते हैं जो हर हाल में सरकार की कोई जवाबदेही नहीं मानते हैं वो लोग इकट्ठा हैं और एकजुट हैं। चाहे कुछ हो जाए वो जानबूझ करके सोने का नाटक कर रहे हैं, इसीलिए आप उनको जगा नहीं सकते हैं। लेकिन जिनको लगता है कि सरकार की लापरवाही है और सरकार की लापरवाही का ही नतीजा है कि चौकीदार को जेल में डाल दिया है और चोर को भगा दिया है, उसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी और कांग्रेस का वोट लगभग बराबर था, सीट लगभग बराबर था। नतीजा क्या हुआ? मोटा भाई सूटकेस लेके पहुंच गया। और छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के जीत में एक बड़ा अंतर था। नतीजा क्या हुआ? मोटा भाई का सूटकेस वहां पे कुछ नहीं कर पाया। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तब तो आपके पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकल्प है। अगर जो 27 साल से गुजरात में चल रहा है उससे आप खुश हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। इस बार तब आप गुजरात की सरकार नहीं चुनेंगे, तब आप इंटरनेशनल प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करने जा रहे हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये आपको भी नहीं पता है। गुजरात का चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है मोटा भाई अपने बेटा को ही चीफ मिनिस्टर बना दे, कौन जानता है। अगर आपको अपने मुद्दों पे बात करनी है, अगर आपको अपने लिए विकल्प चुनना है तो वो विकल्प का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और आप बताइए इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि उनको मालूम है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। वो क्या कर रहे हैं ना, एक तरफ टीवी से माहौल बना रहे हैं, दूसरी तरफ प्रचार करके माहौल बना रहे हैं। तो प्रचार का एक गणित आप समझ लीजिए, बार बार टीवी में जो आपको चीज दिखाई जाती है जरूरी नहीं है कि वो सही होता है। बार बार हर गाने के बाद, हर न्यूज के बाद, हर फिल्म चलता है तो हर ब्रेक में आपको ये दिखाया जाता है कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा होता है। अम्मा किसी का गोरा हुआ है लेकिन खरीद रहे हैं ना अपने पैसा से, अब भोरे सांझ लगा भी रहे हैं फिर भी गोरा नहीं होता। तो एक तरफ आपको टीवी पे दिखाया जाएगा कि भाजपा की सरकार बन गई, दूसरी तरफ जब आप पेट्रोल खरीदने के लिए जाइएगा तो वहां पर थैंक यू का एक पोस्टर लगा रहेगा, प्रधानमंत्री जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा। आह क्या नूर टपका है। मतलब आप इसको समझिए कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए महात्मा गांधी इसी गुजरात के थे, वो कस्तूरबा को साथ लेकर के चल रहे थे। इनको देश बदलने के लिए बेन को छोड़ देना नहीं। क्या संयोग है भाई, मेरा नाम कन्हैया है और उनका नाम यशोदा है। कहते हैं ना इतिहास में कुछ संयोग बहुत मजेदार होता है। उनका हंसता हुआ नूरानी चेहरा आप देखेंगे तो उस पर लिखा रहेगा थैंक यू मोदी जी, आपने हमको फ्री वैक्सीन दिया है। कैसे दिया है? आप कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल आपको इसलिए महंगा दे रहे हैं ताकि आपको वैक्सीन दे सके। तो जब हम ही से पैसा ले करके हम ही को आप फ्री कैसे दे रहे हैं? और ये बताने के लिए आप 18 करोड़ रुपया खर्च भी कर रहे हैं थैंक यू कहने के लिए। अरे थैंक यू कहने के लिए 18 करोड़ खर्च करने का क्या जरूरत है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है आपके पास, एक बार थैंक यू लिखिएगा सब जगह पहुंच जाएगा। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि दुनिया भर की सारी गैर जरूरी बातें होंगी लेकिन आपका जो जरूरी मसला है उस पर कोई चर्चा नहीं होगा। भाजपा का एक दोस्त हमको फोन किया, बोला गुजरात में बीजेपी को फिर से जीतना जरूरी है।
हमने कहा ये तो तुम हर बार बोलते हो, यही बात तुम 2017 में बोल रहे थे, यही बात जो है तुम 2012 में बोल रहे थे, 27 साल से तो तुम यही बोल रहे हो। बोला नहीं, मोदी जी ग्लोबल लीडर हो गए हैं और मोदी जी ग्लोबल लीडर तभी रहेंगे जब गुजरात का चुनाव जीतेंगे। हम बोले जब लीडर ही ग्लोबल हो गए हैं तो लोकल चुनाव जीतने का क्या जरूरत है। बोला मोदी जी रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद करा रहे हैं। हम बोले रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद कराने के चक्कर में ना 1100 रुपए का सिलेंडर खरीदने के चलते लोगों का चूल्हा बंद हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि गुजरात का चुनाव आप लोगों को एक जहीन फैसला लेना है। जहीन फैसला इसलिए लेना है कि यहां पे लोकतंत्र का मजाक बना दिया गया है। मजाक ऐसे बना दिया गया है कि सबसे पहले आनंदीबेन पटेल चीफ मिनिस्टर थी कि नहीं थी ना। तो अब यह बताइए कि वो अच्छा काम की कि बुरा काम की। अगर वो अच्छा काम की तो उनको चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से क्यों हटा दिया। अगर बुरा काम की तो उनको राज्यपाल किस बिना पे बना दिया। सोच के देखिए, सोच के देखिए मन में। फिर रूपानी साहब को लेके आए। रूपानी साहब अच्छा काम किए कि बुरा काम किए। अगर अच्छा काम किए तो क्यों हटा दिया। अगर बुरा काम किए तो सिर्फ एमएलए का टिकट क्यों काटा, भाजपा से क्यों नहीं निकाल दिया। फिर आए हैं भूपेंद्र भाई। भूपेंद्र भाई को देखते तो सचमुच हमको बहुत दया आती है। पता है क्यों, बहुत सच्चे इंसान है, बहुत विनम्र और अच्छे लोग हैं। भूपेंद्र भाई को खुद नहीं पता था सुबह में कि दोपहर में चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। और ना वो जब जाते हैं ना तो एसपीजी भी उनको धक्का दे देता है और प्रधानमंत्री तो बिल्कुल आसपास नहीं आने देते हैं। वहां भी कार से साइड कर दिया है। मुझे दिख नहीं रहा है भाजपा का पोस्टर ने तो आपको दिखा देता, पोस्टर में भी उनको साइड कर दिया है। ये गुजरात का अपमान है भाई साहब, ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर का अपमान है। भाजपा अगर अपमान का बात करना चाहती है और भाषा की मर्यादा का बात करना चाहती है तो हम तैयार हैं भाजपा के साथ भाषा की मर्यादा पर बात करने के लिए। हमारे अध्यक्ष ने एक तुलना किया, एक उदाहरण दिया तो बात को बतंगड़ बनाने लगे। बोले गुजरात का अपमान है। तो मैं पूछना चाहता हूं, टीवी स्टूडियो में बैठ करके मोदी जी को देश का बाप बता रहे थे, वो देश का अपमान था कि नहीं था? था ना। मोदी जी देश के बाप हैं। तो भाजपा का प्रवक्ता ये बात क्यों बोला? अगर बोला तो देश का अपमान किया कि नहीं किया? जिसका घर शीशे का हो ना उसको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। दिन भर गुंडागर्दी की भाषा करने वाले मंच से खड़ा होकर के गृह मंत्री जिसका काम है कानून व्यवस्था की रक्षा करना, वो गैर कानूनी बात कर रहे हैं, इंसान को डरा रहे हैं, घाव को कुरेद रहे हैं, जख्म पे नमक छिड़क रहे हैं और ये भाषा की मर्यादा की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आपको इसलिए खटक रहे हैं ना क्योंकि उनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है। अगर उनका नाम मल्लिकार्जुन अंबानी होता ना तो आप उनकी चरण वंदना कर रहे होते। बुद्धिमानी सिखाते हैं, ये बुद्धिमानी नहीं है साहब, इसको बेशर्मी कहते हैं, बेशर्मी। और मेरे मन में ये विचार आता है कई बार कि पैदाइशी बेशरम है कि सुबह सुबह चूरन खाते हैं मालूम है। वोट देता है लोग किस उम्मीद में, टैक्स देता है लोग किस उम्मीद में कि सरकार जनता के समस्याओं से उसको निजात दिलाएगी। रोजी का सवाल, रोजगार का सवाल, किसानी का सवाल, मजदूरों का सवाल, महिला सुरक्षा का सवाल, बिजली का सवाल, पानी का सवाल, इन मसलों को हल करेगी। संविधान ने तो हमको बराबरी का अधिकार दिया, उस बराबरी के अधिकार का ही नतीजा है साहब कि ये जो कुर्सी लगा के बैठे हैं ना महानुभाव साहब, इनका भी वोट एक है और नीचे में जो आप लोग दरी बिछा करके बैठे हैं आपका भी वोट एक है। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की ताकत है कि हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला का भी वोट एक है और पैदल चलने वाला का भी वोट एक है। अंबानी साहब का भी वोट एक है और उनके घर में सफाई का काम करने वाले स्वीपर का वोट भी एक है। अगर ये बराबरी का अधिकार नहीं होता ना तो सरकार आपको 5 साल में नजर नहीं आता। ये बराबरी का अधिकार ही हमको ये ताकत देता है कि हम 5 साल में सरकार को उसके काम के आधार पर चुन सकें, उसको जिता सकें, उसको हरा सकें। मैं देख रहा हूं कि जो लोग एक बार गद्दी पर बैठ गए हैं वो लोकतंत्र को अपना बपौती समझने लगे हैं। इसीलिए आप तमाम माताओं बहनों से यह अपील करना चाहता हूं, जिन लोगों को हमने गद्दी पे बिठाया है
उनको ये याद दिलाने की जरूरत है कि अगर हम गद्दी पे बिठा सकते हैं तो कान पकड़ करके नीचे भी उतार सकते हैं। लोकतंत्र के साथ मजाक करना बंद करो और ये बताओ कि क्यों गुजरात में सबसे महंगी बिजली मिल रही है। ये बताओ कि जिन लोगों को कोरोना में अपनी जान गंवानी पड़ी उनको 4 लाख का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। ये बताओ कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हमको बदले में ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है। ये बताओ कि हमारे बच्चे बड़ी मुश्किल से तालीम हासिल करते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं, पेट काट करके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, MBA करते हैं, कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं और जब एग्जाम देने जाते हैं तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। ये बताओ कि इस बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए कौन जिम्मेवार है। ये बताओ कि इस बढ़ती हुई महंगाई के लिए कौन जवाब है। इन सवालों का जवाब हमको तय करना पड़ेगा, इन सवालों की जवाबदेही हमको तय करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि गुजरात में सिर्फ 2 तरह का वोट है। एक वोट वो है जो गुजरात में चल रहा है ना, वही चलता रहेगा। दूसरा वोट वो है जो इस बात को समझता है कि हमारे नाम पर किस तरीके से धोखाधड़ी की जा रही है, जो ये समझता है कि जो चल रहा है उसको रोकना जरूरी है। अगर उसको नहीं रोका गया तो लोकतंत्र को अपनी बपौती समझने वाले लोग लोकतंत्र का गला घोंट देंगे और ये जो परिवर्तन करने वाले लोग